हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे फॉर यूजीसी नेट एग्जाम या फिर जो भी सेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप सबको बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए, मैं यहाँ पे आपके साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा हूँ। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे मैनेजमेंट के पेपर में। यहाँ से हमको अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमारे फाइनल एग्जाम में। और यहाँ पे मैं आपके साथ लेक्चर नंबर, आज डेफिनेटली मेरा आपका लेक्चर नंबर 5 में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ 4 लेक्चर डिस्कशन किया हुआ हूँ। तो अभी तक अगर आपने वो सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो डेफिनेटली आप जाइए, देखिए एक बार, और आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है वो सब लेक्चर से। तो चलिए, हम आज का सेशन हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी आप सबको मेरे साथ जुड़ना है और इस सेशन को सबके साथ शेयर करते रहना है ताकि उनको भी बेनिफिशियल हो सके। ओके। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल आईएफएस यूजीसी नेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे हमारे चैनल में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर रिलेटेड भी वहाँ पे आपको सेशंस मिल जाएंगे ताकि आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो सके और आप अपडेट रह सके। चलिए, हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। व्हाट इज नॉट एन ऑपरेटिव फंक्शंस? यहाँ पे आपको पूछा है नॉट एन ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ एचआरएम। तो एचआरएम का कुछ फंक्शंस होता है, जैसे हमारा मैनेजरियल फंक्शंस होता है, एक होता है हमारा ऑपरेटिव फंक्शंस। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा हमारा ऑपरेटिव फंक्शंस नहीं होता है, क्या प्रोक्यूरमेंट, क्या डेवलपमेंट, क्या ऑर्गेनाइजिंग या फिर इंटीग्रेशन। तो हमारा एचआरएम दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है ऑपरेटिव फंक्शंस। क्या होता है? एक होता है हमारा ऑपरेटिव फंक्शंस और एक होता है हमारा कौन सा फंक्शंस? मैनेजरियल फंक्शंस। क्या फंक्शंस? मैनेजरियल फंक्शंस। तो यहां पे आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज नॉट वाला। देखिए, नॉट वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको ध्यान से नॉट वाला क्वेश्चन को पढ़ना होता है। नॉट एन ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ एचआरएम। क्या प्रोक्यूरमेंट, क्या डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजिंग या फिर इंटीग्रेशन। देखिए, जो हमारा प्रोक्यूरमेंट हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, ये सब हमारे आ जाते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस में। बट हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग किसमें आएगा? हमारा ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली हमारा मैनेजरियल फंक्शंस में आ जाता है। तो मैनेजरियल फंक्शन में हमारा प्लानिंग हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब हो जाता है हमारा मैनेजरियल फंक्शंस में। और ऑपरेटिव फंक्शंस में हमारा क्या हो जाता है? ऑपरेटिव फंक्शंस में जैसे हमारा हो गया प्रोक्योरमेंट करेंगे, कितना प्रोक्योरमेंट करेंगे, प्रोक्योरमेंट मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमको कितना मैन पावर नीडेड होता है, यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस के थ्रू। उसके बाद डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया। जो हम एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक पढ़ाई करते हैं एचआरएम में, तो बेसिकली ये हमारा हो जाता है एक ऑपरेटिव फंक्शंस में आ जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट कर लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन। So these are comes under the operative functions, and planning, organization, staffing, directing, controlling comes under managerial functions. तो यहाँ पे आपको पूछा था what is not an operative functions? तो organizing will not be the operative functions of HRM. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे आपको एसेशन रीजन का एक क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे पूछा है रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव while सिलेक्शन इज ए नेगेटिव इन इट्स एप्लीकेशन। क्या रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है और क्या सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है? ओके, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है। सेकेंड में पूछा है रिक्रूटमेंट एम्स एट इंक्रीजिंग द जॉब सीकर while सिलेक्शन रिजेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। क्या ये ट्रू है, क्या फॉल्स है? तो बेसिकली जो एसेशन रीजन क्वेश्चन होते हैं, यहां पे फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या एसेशन सही बोल रहा है। अगर एसेशन सही बोल रहा है फिर आपको रीजन देखना पड़ता है, रीजनिंग को देखेंगे क्या रीजन यहाँ पे सही बोल रहा है, तो रीजन जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अगर ये दोनों सही बोल रहे हैं फिर आपको यहाँ पे बिकॉज लगा के देखना होगा कि जो भी हमारा यहाँ पे रीजन है वो एसेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ओके, तो फर्स्ट अगर हम देखेंगे रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव, तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव, यस रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव बिकॉज
रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट में हम यहाँ पे जॉब एप्लीकेंट्स को बुलाते हैं, यहाँ पे हम उनको फॉर्म फिलअप करने के लिए बुलाते हैं, यहाँ पे पूल ऑफ कैंडिडेट्स को हम बुलाते हैं कि आओ अप्लाई करो, फॉर्म फिल करो। बट सिलेक्शन में क्या होता है? जब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पे हम रिजेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो दैट्स व्हाई सिलेक्शन इज ए नेगेटिव इन इट्स एप्लीकेशन। क्या हो गया? सिलेक्शन इज ए नेगेटिव इन इट्स एप्लीकेशन और रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव। तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होता है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो गया, ट्रू हो गया। ओके, उसके बाद रीजन में देखेंगे। रीजन में अगर चलेंगे, रिक्रूटमेंट एम्स एट इंक्रीजिंग द जॉब सीकर। देखिए मैंने जैसे बताया, रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पे हम एप्लीकेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, यहाँ पे हम लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाते हैं। तो इंक्रीजिंग द जॉब सीकर्स, यहाँ पे जॉब सीकर्स का इंक्रीज होते रहता है। यस, व्हाइल सिलेक्शन रिजेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। तो सिलेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम जो भी अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पे हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये ऑप्शन भी मेरा सही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखूंगा कि जो भी मेरा रीजन है वो एसएसएन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो एसएसएन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो यस, यहाँ पे एसएसएन को फॉलो कर रहा है। बिकॉज रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव व्हाइल सिलेक्शन इज अ नेगेटिव इन इट्स एप्लीकेशंस, बिकॉज रिक्रूटमेंट एम्स एट इंक्रीजिंग द जॉब सीकर while selection rejects a number of unqualified candidates और applicants। तो बी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट बोल रहा है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, बोल रहा है मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम दैट माइट अराइज ड्यू टू एक्सेसिव रिलायंस ऑन इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो कौन सा प्रॉब्लम अराइज होता है जब आप इंटरनल सोर्सेस के ऊपर ज्यादा निर्भर होते हो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए? व्हेन यू आर मच डिपेंडेंट ऑन द इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, व्हाट आर द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम एन ऑर्गेनाइजेशन फेस? क्या रिड्यूस जॉब परफॉर्मेंस, क्या हाई लेवल टर्नओवर, लैक ऑफ मोटिवेशन, या फिर इंटरनल रेसिस्टेंस? क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखिए, which of the following is the most serious problem? Most serious problem you get that arises when you do excessive amount of internal recruitment. So the answer will be of this question is internal resistance. Internal resistance मतलब यहाँ पे internal jealousy आएगा, यहाँ पे jealousy फील करेंगे बिकॉज कि मैं तो बराबर पोजीशन में था, उसका किससे प्रमोशन हो गया, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। तो इंटरनल जेलसी आएगा, यहाँ पे आपका बायसनेस आ जाएगा। तो बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन वी डू इंटरनल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, नॉट एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अ मिडिल लेवल मैनेजरियल पोजीशन। मिडिल लेवल पोजीशन जैसे हमारा होता है एक टॉप, हमारा एक होते हैं टॉप लेवल मैनेजर, फिर होते हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजर, एक होते हैं हमारे मिडिल लेवल, फिर लास्ट में होते हैं हमारे लोअर लेवल। क्या होता है? लास्ट में हमारा होता है लोअर लेवल। लास्ट में क्या होता है? लास्ट में हमारा हो जाता है लोअर लेवल। तो यहां पे आपको क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द मिडिल लेवल मैनेजर। जब आप मिडिल लेवल मैनेजर का रिक्रूट कर रहे हो तो यहाँ पे इफेक्टिव सोर्स कौन सा नहीं होता है? कंपनी वेबसाइट, इन कैंपस इंटरव्यू, हेड हंटर्स, या फिर न्यूज़पेपर? क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर मिडिल लेवल। जब आप मिडिल लेवल मैनेजर का करते हो तो इन कैंपस इंटरव्यू नहीं होगा। इन कैंपस इंटरव्यू किसके लिए होता है? इन कैंपस इंटरव्यू बेसिकली आपका फ्रेशर्स लोगों के लिए होता है। फ्रेशर जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए होता है। तो वो जो भी फ्रेशर्स होते हैं जो आप न्यूली रिक्रूट करते हो, वो कौन से लेवल में आएंगे? वो आपके लोअर लेवल में आ जाएंगे। वो आपके लोअर लेवल में वो रिक्रूट होते हैं एंड दे विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लेवल मैनेजर and with the future they will move upward।
आफ्टर सम टाइम्स दे विल मूव टू मिडिल लेवल मैनेजर, देन दे विल मूव टू टॉप लेवल मैनेजर। तो बेसिकली इन कैंपस इंटरव्यू वी डिड इट फॉर द फ्रेशर्स, जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए हम इन कैंपस इंटरव्यू करते हैं। बट कंपनी वेबसाइट्स के थ्रू भी हम मिडिल लेवल मैनेजर को हायर कर सकते हैं, हेड हंटर के थ्रू भी हम मिडिल लेवल मैनेजर को हायर कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करके हम अपना मिडिल लेवल मैनेजर को हायर कर सकते हैं। बट इन कैंपस इंटरव्यू बेसिकली वी डिड इट फॉर फ्रेशर, जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए हम हायर करते हैं। Which of the following are the method of on the job training? देखिए दो टाइप का ट्रेनिंग होता है, एक होता है हमारा ऑन दी जॉब ट्रेनिंग और एक होता है ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जो हम ट्रेनिंग जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो हम ट्रेनिंग लेते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमको ट्रेनिंग मिलता है, एक कंपनी के अंदर ही जब हमें ट्रेनिंग मिलता है उसे हम बोलते हैं ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग क्या हो जाता है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के और एक डिफरेंट पोजीशन का डिफरेंट लोकेशन में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के और एक दूसरा जगह पे जाते हैं, वहां पे हमको जब ट्रेनिंग मिलता है तब हम उसे बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो यहाँ पे बेसिकली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या हो जाएगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब यहाँ पे आपको और दूसरा कोई जगह लोकेशन में ले जाएंगे और वहां पे आपको ट्रेनिंग जब प्रोवाइड करेंगे उसको हम बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपको दिया है वेस्टिबल ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्लेइंग या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। क्या होगा इसका आंसर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पे कोचिंग भी है, क्या कोचिंग आएगा ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, क्या वर्स्टिबल ट्रेनिंग आ जाएगा, क्या डेमोन्स्ट्रेशन, रोल प्लेइंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, क्या होगा इसका आंसर। देखिए अप्रेंटिसशिप, जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है ये बेसिकली आपके जो भी कंपनी होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर होता है। तो 5 ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। तो मैं देखूंगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 5 कहां पे, यहाँ पे है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा, और यहाँ पे नहीं है ये भी एलिमिनेट हो गया। तो 135 यहाँ पे भी है। अब मेरे को देखना बाकी देखते हैं। देखिए बाकी अगर हम देखेंगे, बाकी अगर देखते हैं जो वेस्टिबल ट्रेनिंग होता है, वेस्टिबल ट्रेनिंग को हम और एक नाम क्या बोलते हैं, इसको हम सिमुलेशन ट्रेनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमुलेशन ट्रेनिंग। मतलब यहाँ पे सिमुलेशन ट्रेनिंग भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको जो वेस्टिबल ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको और एक डिफरेंट जगह में लेके जाएंगे, वहां पे आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और वहां पे जो भी आपका रियल लाइफ सीनरियो होगा उसी टाइप के ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल एक लास्ट क्लास में दिया था, यहाँ पे जब पायलट का टेस्टिंग होता है, पायलट का जो ट्रेनिंग होता है, तो रियल में तो उसको एरोप्लेन उड़ाने के लिए नहीं देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, सेम टू सेम पायलट मतलब सेम टू सेम एरोप्लेन का एक सिमुलेशन, एक मशीन डिजाइन करेंगे और उसी से उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उसको रियल लाइफ सिचुएशन को, रियल लाइफ सिनेरियो को कैसे हैंडल करते हैं वहां पे ट्रेनिंग में दिया जाएगा। कैसे रियल में पायलट एरोप्लेन को उड़ाते हैं हम वेस्टिबल ट्रेनिंग के थ्रू या फिर सिमुलेशन ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो 2 तो नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन विल आल्सो गेट एलिमिनेटेड। तो 2 यहाँ पे भी है, तो 2 ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, वेस्टिबल ट्रेनिंग नहीं होगा, मतलब कोचिंग। कोचिंग होता है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो हम बोलते हैं ना कोचिंग। कोचिंग कहाँ पे मिलता है, ऑन द फील्ड जो आपको मिलता है, ऑन द जॉब तो मिलता है। जो हमारे जो कोच होते हैं क्रिकेट में, जो कोच होते हैं या फिर फुटबॉल में जो कोच होते हैं, वो ऑन द फील्ड रहते हैं, ऑन द फील्ड रहते हैं और आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा, कोचिंग हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन आपको कहाँ मिलता है, आपको कुछ चीज प्रोडक्ट चलाने के लिए या फिर मशीन चलाने के लिए कहाँ सिखाते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर ही आपको सिखाते हैं। तो ये भी हो जाएगा, 1-3 हो गया मेरा। उसके बाद देखिए अप्रेंटिसशिप भी हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और उसके बाद मेरा डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाएगा और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी हो जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 1, 3 एंड 5। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यहाँ पे देखिए फिर पूछा है नॉट इंक्लूडेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन। हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या नहीं होता है, क्या जॉब टाइटल, लोकेशन, पैनल एक्शन या फिर ड्यूटीज। तो हमारा 2 टाइप का पढ़ते हैं जॉब एनालिसिस में। इसमें जॉब एनालिसिस जब हम करते हैं उसमें हम 2 टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, जेडी जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जो यहाँ पे पूछा है इंक्लूडेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी हमारा चीज होता है दैट वन इज रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू जॉब मतलब यहाँ पे जॉब का ड्यूटीज क्या होगा, जॉब का
किस टाइप ऑफ जॉब आप कर रहे हो, उसके अंदर आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा, वहां पे वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, दिस विल ऑल कम्स अंडर जॉब डिस्क्रिप्शन। और आपको किसको रिपोर्ट करना है, दिस विल ऑल कम्स अंडर जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होगा, तो जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका काम लिखा होगा, वो जॉब को काम करने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू हैव टू बी नीडेड, व्हाट आर द स्किल्स यू हैव टू बी नीडेड, क्वालिटी स्किल्स, आपके अंदर कितना एक्सपीरियंस है, आपका वर्क एक्स कितना है, दिस आर ऑल कम्स अंडर द जॉब स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको पूछा है जॉब डिस्क्रिप्शन में विच इज नॉट इंक्लूडेड, जॉब टाइटल दिस वन इज इंक्लूडेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन, लोकेशन आप कौन सा लोकेशन में जाके काम कर रहे हो, दिस वन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन, पैनल एक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन जॉब डिस्क्रिप्शन, और ड्यूटीज आपका क्या होगा, दिस वन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टर कंपैरिजन मेथड, यहां पे आपको दिया है फैक्टर कंपैरिजन मेथड इज यूज्ड एज अ टेक्निक ऑफ व्हाट, जॉब एनालिसिस करने के लिए हम फैक्टर कंपैरिजन मेथड को यूज करते हैं, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब डिजाइन, या फिर नॉन ऑफ द अबव। देखिए फैक्टर कंपैरिजन मतलब यहाँ पे फैक्टर, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे आपके पास, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, और आप वहां क्या करते हो, डिफरेंट फैक्टर्स को कंपेयर करते हो और आइडेंटिफाई करते हो कि वो जॉब का वर्थ कितना है, वो जॉब का वैल्यू कितना है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया फैक्टर कंपैरिजन मेथड क्या होता है। यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं आपके पास, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, वेरिएबल्स इन द टर्म्स ऑफ जॉब्स। आपके पास बहुत सारे जॉब्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केटिंग में देख लीजिए, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के जॉब है, फिर आपके पास सेल्स टीम है, तो बहुत सारे जॉब होते हैं। तो फैक्टर कंपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जॉब के अंदर कंपेयर कर रहे हो। मान लीजिए यहाँ पे आपका डिजिटल मार्केटिंग टीम बैठा है, एक है आपका डिजिटल मार्केटिंग टीम, डिजिटल मार्केटिंग का जॉब है एक तो, और एक जॉब है आपका सेल्स का, सेल्स जॉब। तो आप यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग जॉब को, सेल्स जॉब को कंपेयर कर रहे हो और डिसाइड कर रहे हो कि वो जॉब का वर्थ कितना है। और उसी हिसाब से डिसाइड करके आप क्या डिसाइड करते हो, आप उसका वर्थ को डिसाइड करके आप वो जॉब में आपको सैलरी कितना देना है, आपको कौन से टाइप ऑफ पर्सन को हायर करना है, वो सब आप डिसाइड करते हो किससे, जॉब इवैल्यूएशन करते हो। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन इज बेसिकली we do here the factor comparison of various job in the organization, and here we find out what is the worth of that job, so that is called as job evaluation. Okay, I hope यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। चलिए let's move to the next question of the day. So here it is given that the which of the following is not, again come the not वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, which of the following is not an individual method of performance appraisal, individual method। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन को और एक बार पढ़िए, इंडिविजुअल मेथड। इंडिविजुअल मेथड मतलब यहाँ पे एक ही बंदा होगा जो कि आपको अप्रेजल प्रोवाइड करेगा, आपका जॉब परफॉर्मेंस को चेक करेगा, इवैल्यूएट करेगा, एक ही बंदा रहेगा। क्या 360 डिग्री अप्रेजल, क्या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, या फिर बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल्स, या फिर चेकलिस्ट मेथड, क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, देखिए क्वेश्चन में बोला है नॉट एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो हमारा 360 डिग्री अप्रेजल होता है, वो पर्सन यहाँ पे बैठे रहता है और उसके चारों ओर अप्रेजल करते हैं। मान लीजिए उसका बॉस यहाँ बैठा है, वो अप्रेजल करेगा, उसका पियर्स मतलब उसके जो भी पार्टनर्स हैं, जो भी उसके जो भी कॉलीग्स हैं, वो उसके इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ पे उसके क्लाइंट्स मतलब जो भी कस्टमर्स होगा वो इसको इवैल्यूएट करेगा। उसके बाद वो खुद भी अपने आप को इवैल्यूएट करेगा। तो उसका क्या हो रहा है, 360 डिग्री, मतलब चारों तरफ से उसका इवैल्यूएट जब होता है उसे हम बोलते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल क्या होता है, जब उसका अप्रेजल वो खुद करता है, उसका बॉस भी करता है, उसके जूनियर्स भी करते हैं, उसके पियर्स भी करते हैं, उसके साथ साथ वो जो क्लाइंट्स को डील करता है, वो क्लाइंट्स भी जब वो जो भी या फिर जो भी कस्टमर, जो भी शेयर होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो सब भी जब इवैल्यूएट करते हैं, तब उसे हम बोल देते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। ओके, और यहाँ पे पूछा था क्वेश्चन में क्या, नॉट एन इंडिविजुअल मेथड। क्या 360 डिग्री मेथड इंडिविजुअल मेथड है? नहीं, यहाँ पे तो बहुत
बहुत सारे पर्सन्स, बहुत सारे आदमी अप्रेजल्स के आपको नीडेड होता है। यहाँ पे कितना, क्या एक इंसान कर रहा है? नहीं, यहाँ पे तो 4-5 इंसान मिलके वो बंदा जिसका है परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जा रहा है। तो 360 डिग्री अप्रेजल विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पे देखिए आपको एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, यहां पे दिया है मैच द मोस्ट कॉमन रेटिंग एरर मेड ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल विद द राइट एक्सप्लेनेशन, इंडिकेट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। यहाँ पे आपको मैच करना है करेक्ट मैचिंग। आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। इट इज नॉट विजिबल तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं क्या होगा। फर्स्ट दिया हमको लीनेंसी, ए में दिया है लीनेंसी। लीनेंसी का मतलब क्या होता है आपको फाइंड आउट करना है। लीनेंसी का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको मीनिंग पता है तो इजीली आप ये आंसर कर सकते हो। हेलो एरर, हेलो एरर मतलब हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट हम क्या बोलते हैं? हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट कब होता है? जब हम एक बंदा को बेस्ड ऑन द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम उससे जजमेंट करते हैं उसे बोलते हैं हम हेलो एरर। मतलब एक बंदा के लेट आने से या फिर जल्दी आने से हम उसका एक जजमेंट जब दे देते हैं कि ये बंदा, अगर वो लेट आ रहा है तो हम ये जज कर लेते हैं कि वो बंदा कि बहुत ही इनडिसिप्लिन टाइप ऑफ बंदा है। सिर्फ अगर वो एक बार ही लेट आता है बेस्ड ऑन द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ वी जज दैट पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज एन हेलो एरर। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है? रेटर इफेक्ट क्या होता है? तो हियर देयर आर सम डिस्क्रिप्शन। सब्जेक्टिव असेसमेंट, वन एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंसेस एंटायर परफॉर्मेंस, या फिर पास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग अनजस्टिफाइडली इन्फ्लुएंसिंग द करंट रेटिंग, या फिर फेवरेटिज्म एंड स्टीरियोटाइपिंग। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? देखिए मैं अगर ऑप्शन के 22 जाता हूं, हेलो एरर क्या होता है? हेलो एरर मेरे को पता है, हियर वी जज द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स based on the single characteristics we judge, we provide a judgment on this entire performance। तो बी का हो जाएगा क्या मेरा 2, बी का 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में अगर मैं आता हूं, देखिए बी का यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, तो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक ऑप्शन से मेरा पूरा आंसर बन गया, एक ही हेलो एरर से। तो बाकी भी देख लेते हैं। जैसे लीनेंसी, लीनेंसी क्या हो जाता है? लीनेंसी मेरा सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। बोलते हैं ना लीनियंट, यू आर वेरी लीनियंट टू दैट पर्सन। तो बेसिकली हियर द बायसनेस कम, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं बेस्ड ऑन द लाइकनेस, बेस्ड ऑन द हम उसके प्रति थोड़ा अगर फेवरेटिज्म है तो बेस्ड ऑन दैट सब्जेक्टिव असेसमेंट वी डू द लीनियंसी रेटिंग। लीनियंट हो जाना जो बोलते हैं हम। तो ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया। फिर अगर हम स्पिल ओवर इफेक्ट देखेंगे, स्पिल ओवर इफेक्ट क्या हो जाता है? पास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग अनजस्टिफाइंगली इन्फ्लुएंसिंग द करंट रेटिंग। तो उसको क्या बोल देते हैं हम? स्पिल ओवर इफेक्ट। तो हमारा पास्ट में हमने कुछ गलत काम किया था, अच्छे से काम नहीं किया था, बट वो चीज जो हमारा पास्ट में हो चुका है वो अगर हमारा प्रेजेंट सिचुएशन को हैम्पर कर रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ बाधा डाल रहा है, अनजस्टिफाइंगली इन्फ्लुएंसिंग आवर करंट रेटिंग, देन इट इज कॉल्ड एज स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर हो जा रहा है आपका रेटिंग। ओके, उसके साथ साथ आपको अगर रेटर इफेक्ट पूछा होगा क्वेश्चन में, तो रेटर इफेक्ट क्या हो जाता है? फेवरेटिज्म एंड स्टीरियोटाइपिंग। रेटर इफेक्ट यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे फेवरेटिज्म करते हो, यहाँ पे बायसनेस करते हो, वो मेरा फेवरेट एम्प्लॉय है इसके लिए मैं उसको अच्छा रेटिंग दूंगा, तो ये हो जाता है मेरा रेटर इफेक्ट। तो बेसिकली स्टीरियोटाइपिंग हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि वो अच्छा बंदा नहीं है तो उसको हम अच्छा ग्रेडिंग नहीं देंगे। तो ये फेवरेटिज्म, स्टीरियोटाइपिंग, ये सब मेरा किस में आता है? रेटर इफेक्ट में आता है। ओके, आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या होता है लीनेंसी, क्या होता है हेलो एरर, स्पिल ओवर इफेक्ट, रेटर इफेक्ट क्या होता है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो दो टाइप ऑफ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, एक मॉडर्न मेथड, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। तो बेसिकली हियर दे हैव आस्क्ड व्हाट आर द मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द मॉडर्न वन। ग्राफिक रेटिंग स्केल्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या फिर बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। देखिए मेरे को अगर जाना है तो मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल में मैंने क्या बताया था? एक बंदा होता है, उसको बहुत सारे मिल के जब उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो वन विल बी द मॉडर्न वन। ये हमारा मॉडर्न है, ये मॉडर्न अप्रेजल मेथड है। तो ये तो होगा ही होगा मेरा। तो देखिए यहाँ पे 1 है, ये होगा।
ये नहीं है, तो दिस वन विल बी एलिमिनेटेड, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में भी 1 है, तो 2 जगह है, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे भी 1 है। ओके, एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखते हैं ग्राफिक रेटिंग स्केल्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये भी मेरा मॉडर्न मेथड है, ये भी मेरा मॉडर्न मेथड है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पे भी है, 1 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, दिस वन विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अभी मेरे को 2 और 5 में से आंसर ढूंढना है। 2 और 5 में से आंसर मेरा क्या होगा? ग्राफिक रेटिंग स्किल्स और मेरा हो जाता है बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्किल्स। तो बिहेवियरल, देखिए ग्राफिक रेटिंग स्किल्स क्या होता है, यहाँ पे आपको ग्राफ बना रहता है, ग्राफ के हिसाब से आपको रेट करना होता है। तो ये भी आपका ये तो आपका नहीं होगा, ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, तो 2 विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। तो जो बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्किल्स होता है बार्स, दिस इज द मॉडर्न वन। तो 1 3 5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये था मेरा कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड। तो कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड को यूज करके आप इजीली आंसर मिल सकता है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के लिए 10 क्वेश्चन ही था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो इसी तरह आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और भी मैं आपके साथ बहुत सारे एमसीक्यूज करवाऊंगा यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, इस सेशन को जितने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव है, जो भी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिशियल हो सके और आपको भी बेनिफिशियल हो सके। ओके, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी आपको इसी तरह का बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको मिलते रहेगा, जिससे आपका एग्जाम और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको बूस्टअप भी मिलते रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए एक यूजीसी नेट का जो हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं, देखिए जैसे कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंग्लिश, पेपर 1, अगर आप ये सब पेपर में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, देन डेफिनेटली यू आर अंडर द राइट प्लेटफॉर्म। और उसके साथ साथ देखिए आपको 7 डेज का हमारा यहाँ पे फ्री डेमो अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे जितने भी हमारे ऐप्स के फीचर्स लिखे हैं, अगर वो फीचर्स ऐप को देखना चाहते हो, ऐप का बेनिफिट्स उठाना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन फॉर फ्री डेमो क्लासेस, so that you can have a clear idea what are the course all about, and with that what are the app features. It will be based on AI based learning, ये पूरा AI based होगा। यहाँ पे live sessions, you will get all the live sessions here, live interaction, you can easily interact with your teachers, chat support, teachers e-notes, recording of live classes, daily practice sheets, regular online tests, and support mobile, tablets and PCs. You can also watch the class in your mobiles, tablets and PCs. So what you have to do, you have to just install the IFS app in your mobile, tablet or PC and get through these courses. Okay, उसके साथ साथ जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल फॉर यू, सो जल्दी से जल्दी आप अवेल कीजिए इसे। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन व्हाट यू कैन डू, यू कैन लॉग इन इनटू ifsonline.com, और या फिर आपको यहाँ पे एक नंबर डिस्प्ले कर रहा होगा 72266888, ये नंबर में आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको कोर्स स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट है, वहाँ पे आपको इजीली आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपना जो भी डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। एंड रिगार्डिंग दिस क्लासेस ऑल्सो इफ यू हैव एनी फीडबैक, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो कि आपको और क्या क्या इनिशिएटिव्स चाहिए हमारे तरफ से, ताकि हम आपके लिए और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके आ सके। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। That's all from my side. Thank you and have a nice day and happy learning.